शेयर बाजार के करीब आधे या फिर कहें कि 40% से ज़्यादा निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने बाजार में ऐसी गिरावट नहीं देखी है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आंकड़ा सुबह से आज चल रहा है कि जो गिरावट देखी गई है वो 28 साल में पहली बार इस तरह का हाहाकारी गिरावट है। और जो आंकड़े कहते हैं कि 40% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 30 साल से कम है, तो उस लिहाज से मैंने कहा। लेकिन इस गिरावट के बीच में मैं कई लोगों से मिलता रहा, चाहे मैं बाहर निकलता हूं तब या ऑफिस में आता हूं तब, तो कम से कम डेली 5 लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो आमने सामने होकर सवाल पूछते हैं। कुछ लोग फ़ोन पे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं। सवाल क्या होता पता है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है कि भाई साहब मैं तो एसआईपी कर रहा था, क्या करूं, एसआईपी बंद कर दूं क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि एसआईपी शुरू कर दूं क्या? हमने तो कोविड के टाइम में सोचा था लेकिन तब तक बाजार हाथ से निकल गया, शुरू कर दूं क्या? अब जो बंद करने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि एसआईपी बंद कर दूं क्या, उनकी भी संख्या कम नहीं है। जनवरी महीने में, सिर्फ जनवरी महीने में 61,33,000 एसआईपी बंद हो गए। लेकिन मामला इतना निराशाजनक नहीं था, लोग काफ़ी आशावादी भी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तो जनवरी महीने का आंकड़ा देखा मैंने तो 56,19,000 एसआईपी खुल गए, तो खोले भी हैं लोग। लेकिन सवाल वही है कि एसआईपी बंद कर दें क्या, एसआईपी खोल दें क्या, एसआईपी चल रहा है तो कुछ पैसा घटा दें क्या, या फिर एसआईपी जो कर रहे हैं उसको बदलाव कर दें कुछ, कि मिड कैप में कम पैसा लगा दें, स्मॉल कैप में कम पैसा लगा दें, लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगा दें, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप की बाहर आने वाली है। तो आज का शो इन्हीं सारे सवालों का बहुत ही आसान भाषा में आपको जवाब देगा। और इस जवाब देने के लिए हमारे साथ जो है विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। उनमें से जुड़ रहे हैं आपको फिरोज अजीज साहब हैं जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के, सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं जो कि जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, और यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह साहब, मैनेजिंग पार्टनर हैं। अनुराग सिंह साहब को जोड़ने के पीछे एक मकसद ये है कि जो एफआई लोग पैसा लेके जा रहे हैं ना, कुछ हद तक जहां वो बैठे वहां भी जा रहे होंगे, तो वो भी मार्केट में गिरावट का एक बड़ा असर रहा होगा। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और इस शो का मकसद है कि एक आम लोग जो कि शेयर बाजार में आप लोगों की तरह अंदर तक घुसे नहीं होते हैं, लेकिन पैसा तो लगा होता है, खून पसीने की कमाई होती है। तो पहला सवाल सुदीप जी आपसे, एसआईपी बंद कर दें क्या? ऐसे सवाल जब लोग पूछें तो क्या जवाब देना चाहिए? लक्ष्मण जी, मैं तो सीधा जवाब देता हूं, बिल्कुल नहीं। बहुत गलत होगा एसआईपी बंद कर देना। क्योंकि देखिए, एसआईपी से जरिए क्या होता है, आपका मार्केट में जो आपका निवेश है वो एक एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप निवेश कर रहे हैं। और मार्केट जब ऐसा गिरा है तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हो सके तो एसआईपी में निवेश और बढ़ा दीजिए। क्योंकि मार्केट ऐसा है कि मार्केट गिरा है, ये बहुत सही बात है, पर मार्केट ऊपर भी जाएगा। अब कितना दिन नीचे रहेगा, क्या कब ऊपर जाना चालू होगा, ये सब बताना वो बहुत लंबी डिस्कशन वाली बात है और कुछ हद तक स्पेकुलेटिव भी है। पर ये बात तो तय है कि इंडिया में ग्रोथ है, ग्रोथ मोमेंटम है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन जरूर हुआ था, पर उसके आगे भी अच्छा ग्रोथ देखने की संभावना है। ग्लोबल मार्केट में बहुत अनिश्चयता है, पर ये सब हमने, क्योंकि इतना साल मार्केट में है, बहुत बार ऐसे देखे हैं हमने। और उसके बाद उसके आगे मार्केट बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ है, जीडीपी ग्रो हो रहा है। जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छा है इंडिया के सामने। तो निवेश कभी बंद नहीं करना चाहिए। और एसआईपी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल बने रहिए, हो सके तो वो निवेश और भी बढ़ाइए। बिल्कुल, ये अब मैं बाकी सवाल लेकर और अंदर जब शो में चलेंगे तो आपसे पूछूंगा, लेकिन आपका बहुत सीधा सा है कि एसआईपी बंद मत करिए, हो सके तो एसआईपी बढ़ा दीजिए। इन्होंने एक बात कही कि एवरेज आउट हो जाता है ऐसे समय में, तो थोड़ा वो दर्शकों को जो ये तकनीकी शब्द नहीं समझते हैं, एवरेज आउट का मतलब ये हुआ कुछ चीज़ें आपने ऊपरी कीमत पर खरीदी, अब निचली कीमत पर खरीदेंगे तो दोनों मिलकर औसत कीमत आपको बराबर हो जाती है, तो वो आपको बराबर कर देता है। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान है फिरोज अजीज साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पास जब लोग पूछते होंगे एसआईपी बंद कर दें क्या, तो आप क्या सलाह देते हैं? हालांकि यहाँ पर सुदीप जी तो कह रहे हैं एसआईपी बंद मत करिए, और हो सके तो पैसा लगा ही दीजिए। लक्ष्मण जी, जब मुझसे कोई ये प्रश्न पूछता है, मैं भी जैसे सुदीप जी कह रहे थे, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी मत सुनिए, आंकड़ों की सुनिए। ऐसे समय में आंकड़े ज्यादा बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पहले साल जब आपने समझो किसी शख्स ने 1 साल की एसआईपी की, तो आज शायद उनकी नेगेटिव रिटर्न चल रही है।
ऐसा जब पिछली बार कभी भी हुआ है कि पहले साल में अगर नेगेटिव रिटर्न थी तो अगले 5 सालों की रिटर्न 20% से ऊपर थी। तो जब आपकी पहले साल की रिटर्न खराब हो तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि पूरे 5 साल में आपको 20% की आईआरआर मिली है। मिड कैप इंडेक्स की भी एसआईपी कर लो, ना कि स्मॉल, ना के लार्ज। और जब पहले साल ही बहुत अच्छी रिटर्न आ जाए तो ज्यादा खुश ना होए, क्योंकि पूरे 5 साल की रिटर्न सिर्फ 14% की आई है। सो मैं ये कह रहा हूं कि जो जितनी एसआईपी आपको इनिशियली डराती है उतनी ज्यादा कमा के देती है। सो दैट्स व्हाट। सेकंड आंकड़ा फॉर लमसम इन्वेस्ट, आप देखें लास्ट 24 साल में अगर किसी शख्स को भगवान ने कह दिया होता कि मार्केट आज नीचे है, डाल दे पैसा, अगर वो डाल देते तो उसकी क्या रिटर्न बनती? 44% की रिटर्न बनती एक साल में। अगर किसी को पता होता कि ये लेवल लीस्ट है, बट वो तो किसी को पता होता नहीं है। बट इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है निफ्टी की 21,833, 4 जून जो इलेक्शन की डेट थी। हम करीबन करीबन उस लेवल पे आ गए। अगर निफ्टी और मार्च में और बहुत नीचे नहीं दिखाती तो इफ यू वुड हैव बॉट एट द लोज, 44% की एवरेज रिटर्न आई है और कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है उस साल की लोज पे खरीद के। हम लोज के बहुत करीब हैं, सिर्फ 300 पॉइंट ऊपर है। सो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग द लोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सो शायद 21,000 पे जाए निफ्टी, वो कोई नहीं कह सकता, जैसे स्पेक्युलेटिव होगा, जैसे सुदीप सर कह रहे थे। बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय। फिरोज अजीज साहब, आपने एक जो बात कही ना, तो मुझे मन में एक सवाल उठा कि आपने कहा कि मेरे पे भरोसा मत करिए, आंकड़ों पर करिए। ये बता करके आप कहना क्या चाह रहे थे कि भाई कल को कुछ मामला नीचे गड़बड़ हुआ तो मुझे दोष मत देना, आंकड़ों को दोष दे देना, क्यों? नहीं, देखिए, दोष से कुछ होता नहीं है ना। तो पोर्टफोलियो में 3-4% आ जाएगी, मुझे 2 गाली भी दे देंगे तो मैं ये कह रहा हूं आंकड़े सही चीज बोलते हैं, डेटा। बट मैं अच्छा, तो वैसे वैसे आपके पास वैसे आपके पास लोग आते हैं कि नहीं गाली देते हुए कि आपने कहा था जी पैसे डालते रहो देखो निगेटिव चला गया, आप पता नहीं क्या करते हो, आप लोगों से अच्छा तो फलाना है, वो अच्छा बता गया मुझे, मैं तो सही समय पे निकल गया, ऐसा कहने वाले मिलते हैं कि नहीं आपके पास? बिल्कुल मिलते हैं सर। बट हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले उनको डराते हैं, आने के बाद अच्छा, सांत्वना देते हैं। तो बिल्कुल डर जाते हैं तो उसके बाद सांत्वना मिलता है तो खुशी होती है, चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, उन्होंने डराया जितना था उतना हुआ नहीं। अनुराग सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों हमारे गेस्ट का कहना है कि एसआईपी बंद नहीं करना है, और फिरोज अजीज साहब तो आंकड़े देकर बता दिए कि अगर एक साल नेगेटिव है तो समझिए अगले 4 साल तक बम्पर रिटर्न देने वाला है। तो लक्ष्मण जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं कि, मैं पहले अंग्रेजी में कहूंगा फिर उसका तर्जुमा करूंगा। इफ यू टॉर्चर द डेटा बियॉन्ड अ पॉइंट, इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेटा को टॉर्चर अपने हिसाब से कट्स लेंगे ना, तो वो कुछ भी कन्फेशन आ जाएगा, उससे जो आप चाहते हैं निकाल लीजिए। यही 5 साल का फिरोज ने जो डेटा दिया, खैर फिरोज इज अ वेरी respected voice in the industry, so I don't want to counter him like that, like not him, but counter the data cuts हालांकि industry एक चीज़ takes. और, एक चीज अनुराग जी, एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैं हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह ज़्यादा देखता हूं, तो यहाँ पे लोग कहावत है सर्कल में कि हाँ आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं ये बता दीजिए। आंकड़े दोनों चीज़ कह रहे हैं, आपको कहना क्या हाँ ये बताइए, मैं आंकड़े हाँ उस हिसाब हाँ। से निकाल दूंगा मैं। तो हम एक हाँ। एक हेल्थी चर्चा कर रहे हैं। बट यही 5 साल देखिए, देखिए यही 2-3 साल के रिटर्न देख के इन्वेस्टर्स थोड़े घोड़े पे चढ़ गए हैं और अब वो गिर रहे हैं। पिछले 5 साल में मिड और स्मॉल कैप के रिटर्न्स कैगर बेसिस पे 30% है। ना कोई कंपनी इतना आरओई कमाती है, ना कोई इतना बिजनेस में इतना फायदा है। तो फिर हम कोई भी कारोबार हिंदुस्तान में कोई कर ही क्यों रहा है, सबको यही कर लेगा। और ये बात बाकी लोग भी कह चुके हैं। यही 5 साल में 2016-17 में लेके बैठ जाऊं तो पिछले 5 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे, या ऑलमोस्ट नेगेटिव थे, राइट। तो वो आप कहीं से भी 5 साल पकड़ लीजिए, बट अल्टीमेटली हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी पकड़नी है। देखिए, ये सिक्लिकल बिजनेसेस भी सिक्लिकल होते हैं और मार्केट्स भी सिक्लिकल होते हैं, राइट। अर्निंग्स को फॉलो करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ, अर्निंग्स इकोनॉमी की ग्रोथ को फॉलो करती है। हम्म, एसआईपी बंद नहीं करना है, हम्म, लेकिन जो कॉशन दिए हैं इंडस्ट्री ने, और कुछ हद तक थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कुछ हद तक लोग अपने आप से भी, लोगों ने पास रिटर्न्स को चेज किया है। सो हम्म, सो वो फंडामेंटली डिस्टॉर्ट हो गया है। तो एसआईपी में जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि आपने लार्ज कैप्स में रखना है 50-60%, मिड में 20-30% रखना है, मिड और स्मॉल कंबाइंड, ऑल ऑफ दैट, राइट।
एंड देन 10-15% या 20% तो आपने डेट फंड्स में या एफडी में रखना है। ये हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है, 70 से 80% लोग सब स्मॉल और मिड में गए क्योंकि पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। एक और छोटा डेटा है, कोटक के संजीव प्रसाद जी ने कोट किया, इंडस्ट्री जनरली हाइड्स द डेटा, इस टाइप का। सबसे ज्यादा करीब 45 बिलियन का फ्लो म्यूचुअल फंड्स में आया है 2024 में, विच इज इक्वल टू 2021, 22, 23 ऑल कंबाइंड। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज एक्विजिशन जो कस्टमर्स ने किया है 2024 में पीक प्राइस पे किया है, बिल्कुल पीक हो सकता था, राइट? विच इज द क्लासिक ट्रैप कि रिटेल पिछले 1 साल 2 साल के रिटर्न्स देखता है और तीसरे साल में तो वो रोक ही नहीं पाता है कि अब यही है, यहां लगा दो सारा पैसा। और ये पहले हमेशा रिपीट हुआ है इस तरह की कहानी। तो कुल मिला के अब उसको तो लॉस होगा। आई डोंट नो हाउ मच दे कैन टेक इट। थर्ड पॉइंट, एसआईपी इन्वेस्टर को हम कैसे देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ही खराब था। अगर ये मैं आपको डट के कह सकता था कि एसआईपी इन्वेस्टर टिका रहेगा अगर ये एसआईपी 14, 15, 16, 17, 18 में शुरू हुए होते। देन मैं कॉन्फिडेंटली कहता आपको कि एसआईपी इन्वेस्टर सॉलिड है, हिलेगा नहीं, क्योंकि ये बेयर मार्केट में एंटर कर रहा है और इसने फ्लैट रिटर्न्स देखे तो ये कमिटेड इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं है, ये बुल फेज में एंटर किया है और क्लासिक बुल के पीक पे ये पीक किया है। तो विच मींस ये जब रिटर्न्स नेगेटिव आएंगे तो नहीं टिकेगा इन्वेस्टर। लक्ष्मण जी, ये डेटा 23 में भी कारगर था। मैंने एक एनालिसिस निकाला था एक मेजर अखबार के लिए। 44 लाख एसआईपी खुले हैं और 24 लाख बंद हुए हैं। 2023 की बात है, विच मींस इन्वेस्टर तब भी चर्न कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के वो इन्वेस्टर ये कमिटेड इन्वेस्टर नहीं है, ये पास्ट रिटर्न्स को चेज कर रहा है, बस उसका फ्लेवर अलग है। तो ये कुल मिला के 2-3 बातें, बाकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी वो डेटा की बात होगी, किसी और अगली चर्चा में टच करूंगा कि व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म डेटा से, राइट? बट आई डोंट थिंक वी हैव टेकन द कमिटेड इन्वेस्टर लाइक ऑन अ राइट वे। लेकिन आपने एक जो बात कही कि वो अभी जो एसआईपी के इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि मार्केट जब पीक पे चल रहा था, जब अच्छे रिटर्न दे रहा था, उस वक्त यहाँ पे एसआईपी किए थे। अब तो उनको अच्छा खासा नुकसान में दिख रहे होंगे, चूंकि जो आपने स्ट्रक्चर दिया, जो आइडियल स्ट्रक्चर माना जाता है कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम पैसा रखना है, लार्ज कैप में ज़्यादा रखना है, मिड कैप में थोड़ा सा कम रखना है। लेकिन चूंकि रिटर्न जब भी एसआईपी को बेचने आता था एजेंट, देखिए जी लार्ज कैप में तो इतना मिला जी, स्मॉल कैप पे देखो कितना रिटर्न आपको आ गया जी, अच्छा नहीं तो हमें रिटर्न दे दो, थोड़े बहुत रिस्क ले लेंगे। लेकिन इतना रिस्क हो जाएगा समझ में आया नहीं था। अब तो फंस गए हैं। अब उनके पास क्या चाह रहा है, या तो निकल जाए तो वहां से, देखिए या तो एसआईपी। हाँ, उनके पास लक्ष्मण जी यही चाह रहा है। म्यूचुअल फंड, और ये शंकर नारायण ने भी बात कही थी जब वो कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट एलोकेशन का कॉल नहीं ले रही है। वो ये कह रहे हैं आप हमें स्मॉल कैप में देंगे, अब स्मॉल कैप में 10% पोर्टफोलियो डालना है कि 80% डालना है, वो कॉल आपने ले ली होगी अपने एडवाइजर के साथ। आप मेरे को स्मॉल कैप में देंगे, मैं लगा दूंगा। और इंडेक्स, म्यूचुअल फंड का काम इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। इंडेक्स आउट परफॉर्म कैसे होता है? इंडेक्स 20% गिरता है तो म्यूचुअल फंड बोलेगा देखिए मैं 18% गिरा, मैंने आउट परफॉर्म किया। नेट रिटर्न आपका फिर भी नेगेटिव हो सकता है, राइट? बट एसेट एलोकेशन कॉल आपकी है। तो कुल मिला के वो जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड्स ने कहा है कि भाई चाहे सेम फंड हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन बेच रहा होगा, लेकिन वो फंड मैनेजर इज सेइंग कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना एलोकेशन देखिए फिर मेरे पास। तो इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन ठीक करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात लक्ष्मण जी ये करनी है, देखिए सारी कहानी सुदीप सर ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, वो स्टोरी तो देखिए बिल्कुल कायम है। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कहाँ है? इन्वेस्टर तो 20%, 30% देख के आया है मार्केट में। जीडीपी का नॉमिनल ग्रोथ है 10% का, मार्केट का रिटर्न एक्सपेक्टेड है 12%। मुझे लगता है 10 आएगा क्योंकि अब आईपीओज ही बड़े महंगे आ रहे हैं, तो वो रिटर्न्स आपके अगले 10 साल में वो आ जाएंगे। अब 10% का एक्सपेक्टेशन पर कितने इन्वेस्टर आते हैं और 25 पे कितने आए, वहां पे एक मेल मिलाप की जरूरत है। ये मिड और स्मॉल कैप रिटर्न्स नहीं देंगे इंडिया में, ये पहले भी नहीं दिए हैं। 1995 की लिस्टिंग से निफ्टी, टोटल निफ्टी 500 1000 पे शुरू हुआ था, और 2019 के रिटर्न देख लीजिए 11% बनते हैं। 25 साल में जो चीज नहीं हुई वो पिछले 5 साल में हो जाएगी, मैं नहीं मानता लक्ष्मण जी। अब ये मेरा डेटा कट है, मैंने भी टॉर्चर किया है, बट ये कुछ डिफरेंट कहानी क्या है।
हालांकि टॉर्चर करके आपने अलग तरीके से पर डेटा की मैंने माइनिंग की। हाँ बट मैंने हाँ, सिंस इंसेप्शन 25 साल का किया है, राइट? तो एक इसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम है। नहीं, फिरोज अजीज साहब से इस पे मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुदीप सर आपके पास मैं आ रहा हूँ फिर से कि जो इन्होंने कहा कि अभी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, और वो लोग जो 30% की उम्मीद लगा के एसआईपी करना शुरू किए थे, वो तो उम्मीद ना बांधे यहाँ से आगे के लिए, कि अभी भी उम्मीद बंधी हुई है, रख सकते हैं। कि मैं या फिर मैं दूसरे तरह से सवाल, एक तरह से सवाल थोड़ा सा बदल देता हूँ कि जिन्होंने 30% 25% रिटर्न देखा, अब वो गिर करके 0% पे या नेगेटिव पे आ रहे हैं, उनको वापस उस लेवल पे जाने में कितना टाइम लगेगा? जितनी देर में गिरे उतने लेवल पे वापस चले जाएंगे, उससे कम देर में जाएंगे, या फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा? अब लक्ष्मण जी, मुझे लगता है वो समस्या नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जितना जल्दी मार्केट गिरा है, एक 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 अपने आप में एक निशान ये बन गया, नमूना बन गया है कि करीब लास्ट 5-6 महीने में इतना जबरदस्त मार्केट का फॉल कोई एक्सपेक्ट नहीं किया। हम लोग सब एक्सपर्ट है, सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से बातचीत होता रहता है, पर किसी ने ऐसा जबरदस्त फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हुआ है। और ये तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतना जल्दी शायद मार्केट ऊपर जाएगा भी नहीं। पर बात वो नहीं है, बात जैसे अभी अनुराग ने बोला था कि जो निवेशक अपना एसआईपी जब चूज करते हैं तो कौन सा एसआईपी में निवेश करेंगे, किस तरह की, वो क्या बैलेंस्ड फंड में एसआईपी के जरिए आ रहे हैं, या लार्ज कैप फंड में आ रहे हैं, स्मॉल कैप में आ रहे हैं, मिड कैप में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसने एक एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड में निवेश किया है उसका पेन शायद कम है, जिसने स्मॉल कैप में या मिड कैप में निवेश किया है उसका पेन लेवल बहुत ज्यादा है। अब ये तो आपकी चॉइस है, आपने चॉइस किया है। अब ये हम लोग अभी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो चॉइस सही था, गलत था, क्या था, पर उन्होंने वो चॉइस किया है। और फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड तो उसी पे लगाएगा जिसमें उसको पैसा मिला है, तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लेवल का सैनिटी मार्केट में रिस्टोर होना भी एक तरह से जरूरी था। मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट गिरा है अच्छा है, पर देखिए जो 2020 के बाद मार्केट में आए उन्होंने मार्केट का ये डाउन साइकिल देखा नहीं था, और वो एक ऐसा स्थिति हो गया था कि आप कोई भी शेयर खरीद लो, कोई भी फंड में पैसा लगा दो, वो आपको जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। उसमें ना तो कोई ज्यादा सोच था, ना तो कोई बहुत बड़ा एनालिसिस था, ये चल रहा था। तो मार्केट तो ऐसे चल नहीं सकता है, कभी ना कभी करेक्शन होना ही था। और जैसे हम जानते हैं, बात भी करते हैं, वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक दिख रहा था बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में, तो करेक्शन वाज वारंटेड। अब करेक्शन का ट्रिगर क्या होगा, कितना जबरदस्त करेक्शन होगा, ये देखने वाली बात थी। तो अभी करेक्शन हुआ है, और मैं ये भी यहाँ पे आपके दावा के साथ कह रहा हूं आज के दिन में 28 फरवरी में आप नोट करिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। कब ऊपर जाना चालू होगा, एग्जैक्टली कितना ऊपर जाएगा, कितना जल्दी जाएगा, ये बताना मुश्किल है। तो इसीलिए मेरी सलाह होगी निवेशकों के लिए, शायद एक कोर्स करेक्शन का समय है। आप अपना जो निवेश स्ट्रेटेजी था उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए, आपका रिस्क जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आगे जब करेंगे तो कहां पे आप निवेश करेंगे, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगा, फिरोज अजय साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ लूं, चूंकि आपने कहा कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो आपने ऐसे बड़ी होप जगा दी है ना कि लोग यही सवाल पूछने कि अब कब ऊपर जाना शुरू होगा। कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको कि डेटा के आधार पर कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कुछ फंड हाउसेज आना शुरू कर दिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंक्वायरी शुरू कर दिया है, जो कहते हैं ना रियल एस्टेट के टर्म में इंक्वायरी आने शुरू हो गए हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है संकेत क्या आपको? लक्ष्मण जी, दो चीज मैं बताऊंगा। एक तो आज जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं अच्छे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी के आंकड़े आए हैं, अच्छा जीडीपी के आंकड़ा 6.2, और इसको याद करना पड़ेगा कि बेस जो था वो भी बड़ा था, उस बेस के ऊपर आया है, तो आंकड़े अच्छे हैं। एक एक पॉजिटिव ट्रिगर मैं कह सकता हूं आया है मार्केट में। दूसरी बात यह है कि मार्केट, जैसे फिरोज अभी जिक्र कर रहा था कि मार्केट जो ईयर का लो पॉइंट उसके आसपास आ गया है, वो 4 जून का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके आसपास आ गया है, और बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लग रहा है आएगा मार्केट में। एक ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ गया है, तो रिकवरी मार्केट में जरूर आएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल है, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिकवरी जल्दी आएगा, बहुत जबरदस्त रिकवरी आएगा, या थोड़ा बहुत रिकवरी करके मार्केट रेंज में घूमेगा, ये सब बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। पर बात ये दूसरे है कि ग्लोबल इवेंट्स के अलावा
हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स थे, जो जीडीपी के आंकड़े थे, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस थे, वहां पे भी थोड़ी दिक्कतें थी। तो जो ग्लोबल निवेशक है वो देख रहे थे कि हाँ, ये तो ओवरऑल प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ इंडिया के में भी थोड़ा स्लो डाउन का माहौल आ गया। अब अगर इंडिया का स्लो डाउन का माहौल ठीक होता है तो बाजार जरूर रिकवर करेगा, क्योंकि इंडिया एंड ऑफ द डे अभी भी अट्रैक्टिव मार्केट है निवेश करने का, ये तो मैं जरूर मानता हूँ। ऑफ कोर्स यूएस में जो उथल हो रहा है, यूएस फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी ट्रम्प साहब का है, वो सबसे इवेंचुअली क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है, पर इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन एन अट्रैक्टिव मार्केट। बिल्कुल। फिरोज अजीज साहब, एक सवाल का जवाब देते हुए जो अभी सुदीप जी ने कहा कि मार्केट तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा है उसी तरीके से उठ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इनकी भाषा में नहीं, मैं एक निवेशक की भाषा में आपसे पूछूं कि हमारा एसआईपी जितना कम हो गया है वो वापस कब तक जाएगा उस लेवल पे? देखिए, एसआईपी जो कम हुआ है वो इतना कम नहीं हुआ है, हम तो ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने दो इंडिया के जो अच्छा। बंदे हैं जो 15% एसआईपी इंडिया के संभालते हैं, एक है संजय शाह प्रूडेंट वाले, दूसरे हैं एनजे के जिग्नेश भाई। इनके पास है 3,000 करोड़ 26,400 में से। जो रिटेल निवेशक ना, थोड़े लोग परेशान होते हैं वही सवाल पूछते हैं। जो 99% जो परेशान नहीं होते वो सवाल नहीं पूछते। इसमें सर्वाइवल बायस है। आपसे जो फोन करके पूछते हैं ना वो अच्छा, परेशान, जो सवाल पूछे वो परेशान है, मान लीजिए। वही फोन करके पूछते हैं। हाँ। जिनके पास कोई कोई उनको हाथ पकड़ने वाला नहीं होता ना बुरे वक्त में, तो आ जाते हैं फोन करके, व्हाट्सएप करके। अब मैं चलिए हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं ना, हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं उनका। करेक्ट। तो आप देखें एक रिटेल निवेशक, देखिए अब मैं संभालता हूं एक्शन, किसी के 150 करोड़ रुपए, उसके दिन के 2 करोड़ रुपए ऊपर नीचे होता है, उसको संभालना थोड़ा ज्यादा कठिन है। रिटेल वाले के पास जो बेचारा 2-2 हजार की एसआईपी करता है और 2 लाख इकट्ठे करता है ना, उसके अगर 3% गिरती है तो उसके 6,000 जाते हैं। वो इतना परेशान इतना नहीं होता। अगर आप मार्केट में जाएंगे, मैंने बहुत सारे रिटेल इवेंट्स किए हैं और पूछा है लोगों से, कि जो चुप रहते हैं ना उनसे ज्यादा पूछता हूं, बोलते हैं मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एसआईपी देखा हुआ है। कमिंग बैक, अनुराग साहब ने जो कहा, मैंने जो डेटा दिया ना वो रोलिंग रिटर्न का डेटा है फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 1993 से मैं डेटा दे रहा हूं, उसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑन अ मंथली रोलिंग है 270, और उसकी एवरेज रिटर्न दी है मैंने। It is not even since inception data, it is rolling data. That's the most scientific way an IIM academician would see. Point one. Point two, देखिए इंडिया के जो स्मॉल कैप में बहुत पैसे चले गए हैं कहते हैं, बट 3 लाख करोड़ है मार्क टू मार्केट के बाद। 3 लाख करोड़ आउट ऑफ 30 लाख करोड़ ऑफ इंडिविजुअल्स, 10% ही हुआ है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। इंडिया की लास्ट ईयर की हाउस होल्ड सेविंग थी 35 लाख करोड़, उसमें से गया है 27,000 करोड़, विच इज लेस देन 1%। 43% went into deposits of 35 lakh crores. इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स टोटल इज 900 लाख crores, उसमें से 3 लाख करोड़ कितना होता है? सेकेंड डेसिमल होता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एसेट एलोकेशन को इतना गड़बड़ा चुके हैं कि 80% स्मॉल कैप में डाले हैं, जैसे अनुराग साहब ने कहा। बट अगर इंडिया की एलोकेशन देखें तो कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। आप टीवी के शोज पे, मैं अनुज साहब के साथ एक मार्केट गुरुकुल कर रहा था स्मॉल कैप में, अनुराग साहब ने भी कहा कि 20% होना चाहिए। 20% कहां है इंडिया का? 900 लाख करोड़ का 50% इक्विटी मानूं तो 50% इक्विटी होता है 450 लाख करोड़, उसके 20% होते हैं 90 लाख करोड़। ये अनुराग साहब का एलोकेशन है, उसमें से है कितने? 2.5 लाख करोड़। अब मार्क टू मार्केट गिरने के बाद 2 लाख करोड़ है स्मॉल कैप फंड में। ओके, इंडियन हाउस होल्ड्स का, कॉर्पोरेट्स को छोड़ के। तो मेरा ये मानना है कि भाई इंडिया के स्मॉल कैप स्टॉक्स, अब अनुराग साहब से मैं एक प्रश्न पूछा चाहूंगा कि अनुराग साहब सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक कितना मार्केट कैप का है बताइए? स्मॉल कैप जो शब्द है, सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक कितने का मार्केट कैप का होगा? अच्छा, मैं तो कोई चर्चा पे नहीं था फिरोज, ऐसा मैं आवाज का सिर्फ यही शो करता हूँ और कोई मैं आवाज के शो पे नहीं, बट कोई और इसी शो की बात कर रहा हूँ। 50,000 करोड़ का स्मॉल कैप स्टॉक है। बट अभी वो नंबर्स, दे कम्पीट प्रीटी मच विद यूएस नंबर्स। अभी इंडिया का स्मॉल कैप इज, मतलब यहाँ के जब एक निवेशक सुनता है ना, जब एक रिटेल निवेशक सुनता है स्मॉल कैप, अंग्रेजी की जो शब्दावली है स्मॉल कैप, वो सोच रहा होगा यार 500,000 करोड़ की कंपनी होगी। 50,000 करोड़ की कंपनी को आज इंडिया में स्मॉल कैप करार दिया गया है, क्योंकि 500 कंपनियां, टॉप 500 कंपनीज ही म्यूचुअल फंड में मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सबको खत्म कर देती है, और बाकी जो 2,000 कंपनियां बची उस सबको माइक्रो कैप करार दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने। तो ऑल आई एम सेइंग इज इंग्लिश हाइड्स मोर देन
shows. So मेरा ये मानना है कि कमिंग बैक टू लक्ष्मण सर क्वेश्चन, बाउंस बैक कब आएगा? स्मॉल कैप की जो आपकी 1 ईयर की नेगेटिव रिटर्न है, 5-6% की नेगेटिव रिटर्न है परसों तक, वो रिकवरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज की अगर आप देखें लॉन्ग शॉट्स और 4-5 बैरोमीटर हम देखते हैं, आई थिंक 1 ईयर लेटर यू वुड बी सरप्राइज्ड इफ द मार्केट इज बैक टू अनदर एटलीस्ट 15% फ्रॉम हियर। एक मिनट फिरोज साहब, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। आपने जो स्मॉल कैप के डेफिनेशन को आपने बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि जिसको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं वो स्मॉल कैप है नहीं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ठीक ठाक बड़ी कंपनी होती है वो, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो विलेन है, वो छोड़ के भाग जाएगी किसी बड़ी कंपनी के पास, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, देखो स्मॉल कैप में ना 250 स्टॉक है, उसका एक शब्द में एक स्टॉक है लक्ष्मण सर, उसकी पी है 4.87, पी कितनी है 4.87, मतलब इतनी सस्ती। दूसरी एक कंपनी है 967 पी, बट सबको दर्शाने के लिए एक ही नाम है। अगर समझो 500 लोग हम शो में हैं और सबका नाम अनुराग हो, चारों लोग, कितनी कंफ्यूज हो जाएगी। वैसे ही 250 लोगों का नाम हमने स्मॉल कैप करार दिया। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स यूनिवर्स। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, दोनों को मैंने आपकी चैनल पे एटलीस्ट 10 बार रेकमेंड किया होगा। इन्वेस्को स्मॉल कैप आज भी निफ्टी से 7% अल्फा निफ्टी को बीट किया है इस साल, एज ऑफ यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, फ्रॉम 1 अप्रैल। एचडीएफसी स्मॉल कैप निफ्टी से 1% कम है। इतनी कार्नेज के बाद तो स्मॉल कैप को वन साइज फिट्स ऑल can't do that. I think that will be unfair to the investors. ठीक है, मैं इस पे एक सवाल और लूंगा आपसे, लेकिन पहले अनुराग जी के पास आता हूं। अनुराग जी, आपने जो शुरू में कहा था, जिस पे फिरोज साहब ने रिएक्ट भी किया, कि आपका फंड एलोकेशन कैसा है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हम लोग स्मॉल कैप पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। आपके हिसाब से फंड एलोकेशन आइडियली क्या होना चाहिए? और अगर अभी किसी ने मान लिया जाए, जैसा कि आपने कहा, स्मॉल कैप में ज़्यादा फंड एलोकेशन कर रखा है, मिड कैप में ज़्यादा कर रखा है, लार्ज कैप में कम कर रखा है, तो ये समय क्या सही है क्या रीबैलेंसिंग करने का, कि नहीं अब थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सा उठने तो स्मॉल कैप को भी, जो जितना गिरा है उसी तेजी से थोड़ा बहुत उड़ जाए तो कुछ बेनिफिट रहेगा, कि नहीं अब रीबैलेंसिंग कर लेना चाहिए? हाँ, करेक्ट। ओके, अच्छा, बस एक बार जब फिरोज दोबारा आए तो एक बार एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स का मुझे सेटल नहीं हुआ कि कितना एक्सपेक्ट करे इन्वेस्टर। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, फिरोज साहब हैं, आप चाहें तो फिरोज साहब से सवाल पूछ सकते हैं, आमने सामने हो सकते। हाँ, आई एम सर, वो डेटा बेटर होगा उनके पास में। मेरा अंदाजा है कि 10 से 11-12 के बीच में एक्सपेक्ट करना चाहिए एसआईपी इन्वेस्टर को, चाहे वो कहीं भी इन्वेस्ट करे। तो आई थिंक फिरोज ने थम्स अप दिया। ओके, दैट्स अ गुड नंबर। सो वी काइंड ऑफ एग्री देयर। देखिए, एसेट एलोकेशन, एक मिनट हेलो, एक मिनट, तो आप लोग सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि 10 से 12% आपको एसआईपी पे रिटर्न मिलेगा एनुअली, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा? 25-30% वाली हालत बात बीते दिनों की बात हो गई। फिरोज साहब, अनुराग जी, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल ये भी 10, हाँ, 10 से 12। सुदीप जी, अगर अच्छे फंड चूज किए जाए 13 से 14 जी, अच्छे थोड़ा फंड बहुत चूज सुदीप किए जी, जाए तो। सिलेक्शन ऑफ फंड अगर ठीक हो, थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। मैं तो निवेशक को, लक्ष्मण जी, हमेशा पर्टिकुलरली नॉन एग्रेसिव निवेशक को बैलेंस्ड फंड के जरिए निवेश करने का सलाह देता हूं, जिसमें इक्विटी डेट एक कॉम्बिनेशन रहता है। आजकल वो माफ भी आ गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें गोल्ड वगैरह भी होता है। तो इस पे मैं आऊंगा, इसमें आऊंगा आपके पास, बहुत जरूरी लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये 10-12 बहुत गए तो 13-14 तक जाते जाते आप रुक जाएंगे, ये आपका है। बाकी कंपाउंडिंग होगा तो कंपाउंडिंग अलग है, वो अलग लक्ष्मण जी, चीज ये है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यही रहना चाहिए। हाँ, अब ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, उम्मीदें कम रखेंगे तो दुख कम होगा आपको, है ना। कहते हैं ना कि दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो वरना निराशा हाथ लगती है, तो उम्मीदें मत रखिए बहुत ज्यादा, तो खुश रहिएगा। अनुराग जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए आप। हाँ, और हम लोग बात कर रहे थे कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के। हाँ, तो एक वो तो एसेट एलोकेशन करना है। और देखिए, रिटर्न में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड एक कुछ साल आपको कुछ एवरेज में दिखता है, लेकिन ये अगर आप स्टार रेटिंग्स और परफॉर्मेंस देखें तो ये 20 साल पीरियड में काफी उथल पुथल इसमें होता है। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब इन्वेस्टर्स वो अच्छे वाले फंड में ही बैठे हैं जो 14% दे रहा है। ऑन एन एग्रीगेट मार्केट में तो देखिए वही निकलेगा जो इकोनॉमी और प्लस 2% निकल रहा है, राइट। दैट्स व्हाई आई से 12% कि एग्रीगेट इन्वेस्टर को वही मिलेगा। आप कुछ उसमें 4 स्मार्ट बनेंगे तो वो फिर उल्टा भी पड़ सकता है। बट बहरहाल, ठीक है, तो वो एलोकेशन है लक्ष्मण जी, सिंपल। देखिए, आपका एज और रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन 50% लार्ज कैप, 30% मिड स्लैश स्मॉल स्लैश थीमेटिक व्हाटएवर, एंड 20% डेट, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से।
और 20% फिर से बताइए, फिर से बताइए। 50% लार्ज कैप, 50 is large cap, and हाँ 30 is mid slash small slash आपका total मतलब it is that, and 20% is debt. मेरे हिसाब से ये 20% डेट पे जा। बाकी आपका हल्का फुल, बट इंडिया स्टोरी मेरे हिसाब से, बट मैं उसको थोड़ा डिस्टेंस से भी देखता हूँ, इज अ लार्ज कैप स्टोरी, इट्स नॉट सो मच अ मिड कैप स्टोरी, बट उसमें मतभेद हो सकता है, उसमें इतना डिबेट की बात नहीं है, बट हिस्ट्री एटलीस्ट शोज दैट इंडिया इज अ लार्ज कैप स्टोरी। और अब बाय द वे अब आपको मिड और स्मॉल इतने मिलते भी नहीं, क्योंकि अब कंपनीज डायरेक्टली पकी पकाई आती हैं, सीधा आईपीओ करती हैं आफ्टर दी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट। तो अब वो भी फ्लेवर देखिए मार्केट का, लक्ष्मण जी, कुछ पास हिस्ट्री उतनी रेलिवेंट भी नहीं है, क्योंकि एक जमाने में हमने अब निफ्टी की आपकी भारतीय एयरटेल देख लीजिए, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस देख लीजिए, ये बैंक्स 100-150 बिलियन पे लिस्ट हुए हैं, सॉरी 1-1.5 बिलियन पे लिस्ट हुए हैं, और इनकी वैल्यूएशन 150 बिलियन है, राइट। इन्होंने 200, 300, 400 एक्स का रिटर्न दिया है। आज ऐसी कंपनियां नहीं मिलेंगी आपको, और पिछले 10 साल से भी नहीं मिल पा रही हैं, तो वो भी एक रिटर्न्स को इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। दैट्स व्हाई आई आल्सो से दैट फ्लेवर ऑफ द मार्केट है। बाय बहरहाल आपका ये आंसर है, एसेट एलोकेशन इतना रहना चाहिए, और ये सही टाइम है सुदीप सर ने जो कहा कि आपकी स्ट्रैटेजी को रीसेट कीजिए और लॉन्ग टर्म में बने रहिए, लेकिन रीसेट दोनों चीजों को, एक आपकी स्ट्रैटेजी एंड सेकंड आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, जो आई थिंक वी ऑल हैव एग्रीड दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जब आएगा तो वो टिका रहेगा, फिर वो डावाडोल नहीं होगा कि मेरे कम ज्यादा हो गए, बिकॉज ही नोज, इनफैक्ट वो गिरेगा मार्केट को और खरीदेगा। हाँ बिल्कुल, वो टिका रहेगा। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से अगर ठीक है मार्केट में कोहराम मचा है, लोग दुखी हैं, जिनके पोर्टफोलियो साफ हो जाते हैं दुखी तो होंगे, लेकिन ये एक तरीके से इंडियन मार्केट में जो यंग इन्वेस्टर्स आए थे उनको मैच्योर करने के लिए एक बड़ा लैंडमार्क साबित होगा ये जो गिरावट, मुझे लगता है। सुदीप जी, 50-30-20 का रेशियो यहाँ पे अनुराग जी ने दिया, तो मैं जो सवाल उनसे पूछा था उसका एक सवाल हिस्सा और आपके पास लेके आऊँगा कि जिन लोगों ने अभी ज़्यादा कर रखा होगा स्मॉल कैप में, मिड कैप में, तो बेच दें मिड कैप स्मॉल कैप और चले जाएं लार्ज कैप की तरफ और अपने रीबैलेंसिंग करके इसी 50-30-20 पे आ जाएं। मैं ये जरूर कहूंगा कि रीबैलेंसिंग का टाइम अभी नहीं है। मार्केट इतना नीचे गिरा है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा थोड़ा इंतजार करिए, मार्केट में थोड़ा रिकवरी आने दीजिए, फिर समय देख के अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके आप रीबैलेंसिंग जरूर करिए। पर यहाँ पे लक्ष्मण जी एक सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, आपका एज ग्रुप क्या है, वो सब नजर में रखना पड़ेगा। अगर आप एक 25-30 साल के मतलब इन्वेस्टर है, तो शायद आपके लिए अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना सही है। पर अगर आप एक मिडिल एज्ड है या थोड़ा ज्यादा उम्र के आदमी है, तो शायद आपको सोच समझ के पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो पोर्टफोलियो इज ए वेरी, जो रिस्क प्रोफाइल ऑफ ए पोर्टफोलियो इज वेरी इंडिविजुअल ड्रिवन। उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो एज है, वो सब नजर में रखते हुए बनाना पड़ता है। तीसरा बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि हर निवेशक, अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा है कि 50-30-20 ऐसे ही एलोकेशन ब्रॉडली होना चाहिए। पर आज के दिन में हर निवेशक के पास इतने एक्सपर्टीज नहीं होता है, एडवाइजर्स भी इतने मिलते नहीं हैं, तो मे बी यू कैन गो थ्रू बैलेंस्ड फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एक अच्छा जरिया है कि यू आर नॉट टेकिंग द कॉल, यू आर लेटिंग द फंड मैनेजर टेक द कॉल कि कैसे एलोकेशन होता रहेगा। इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने करीब पिछले 10 साल से बैलेंस्ड फंड में निवेश करने का सलाह नॉन एग्रेसिव इन्वेस्टर को दिया है, बहुत सारे ट्रस्ट्स को दिए हुए हैं, और अच्छा नतीजा निकला है उनका। ये आप थोड़ा सा अगर इसको और स्पेसिफाई कर सकें या ऑथेंटिकेट कर सकें, जो आप मल्टी एलोकेशन फंड की बात आप कर रहे हैं, तो ये फंड होता क्या है और इस गिरावट में इस फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया, अगर कंपेयर करें हम एग्रेसिव इन्वेस्टर से? तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड तो एक नया टर्म आ गया है, जिसमें ये पहले ये इतना ज्यादा नहीं था। बैलेंस्ड फंड बहुत पहले से चल रहा है। मेरे को एग्जैक्ट तो साल नहीं याद होगा, फिरोज या अनुराग बता पाएंगे। 10-15 साल से चल रहा है बैलेंस्ड फंड। और बैलेंस्ड फंड ले पिछला 10 साल अगर आप लेंगे, लगभग 15 से 18% के बीच में रिटर्न दिया है। मैं पिछला 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज दिया है। और एक ये जो एक स्टेबल स्टेडी रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, इनके लिए बहुत फायदेमंद स्थापित हुआ है।
तो बैलेंस फंड आपके हिसाब से लगता है कि एक मतलब बहुत रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, इस तरह गिरावट में अगर अपने बीपी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक आपके पास एक रास्ता है। फिरोज अजीज साहब, आपने आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चूंकि मैं उसको लेके थोड़ा सा काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश किया, जितनी भी छोटी सी बुद्धि उससे, कि स्मॉल कैप को मिड कैप को हम लोग इतना ज़्यादा विलेन बना कर रखे हुए पिछले कई महीनों से। तो ऐसा है कि सारे विलेन ही विलेन होते हैं कि नहीं, वहाँ भी कुछ तो हीरो होते होंगे। तो आपने कुछ कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। अगर एक आम निवेशक इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना चाहे तो कैसे सेलेक्ट करे कि ये ठीक है जी स्मॉल कैप है लेकिन ठीक ठाक है, इसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं, क्या पैमाना होना चाहिए? अब देखिए, स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो बहुत सेलेक्टिवली लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो डिस्पर्शन है रिटर्न की, सर, कुल मिला के समझो 37 स्मॉल कैप फंड्स हैं। वो बेस्ट और वर्स्ट में 30-40% का अंतर होता है हर साल। लास्ट 25 साल की बात कर रहा हूं। वो स्मॉल कैप फंडों में इतना अंतर है। अब अगर आप इस कैलेंडर ईयर के स्टॉक्स देखें ना, स्मॉल कैप जो 250 स्टॉक्स हैं, NSE 500 का भी हिस्सा है वो, उसमें बेस्ट स्टॉक ने 30% की रिटर्न पॉजिटिव दी है इस कैलेंडर ईयर में, लास्ट 50 दिनों में। और सबसे वर्स्ट स्टॉक ने 55% की नेगेटिव रिटर्न दी है। ये सब स्मॉल कैप है। सो वैसे ही अगर स्टॉक लेवल पे 2 महीने में डिस्पर्शन इतना है, 80% 85% का डिफरेंस है, तो फंड लेवल पे भी 30% है। तो आपका जो प्रश्न है लक्ष्मण सर, आपकी जो नसीब है या फिर आपकी जो पोर्टफोलियो की दशा है या और दिशा है, दोनों आपके फंड चॉइस पे निर्भर कर सकती है। तो इन्वेस्टको स्मॉल कैप जैसे हमने चूज किया था, इसीलिए चूज किया था कि वो छोटा फंड, बड़े फंडों में तब्दीली करना बड़ी कठिन होता है। बट चिराग सेतलवाड ऑन द अदर हैंड एक HDFC स्मॉल कैप चलाते हैं। वो काफी बड़ा फंड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड। बट चिराग सेतलवाड ने दर्शाया कि मैं बहुत एजाइल हूं, बहुत तब्दीलियां कर सकता हूं। सो क्या आधार पे चूज करें? वन, अगर उस कंपनी का CIO मैनेज कर रहा है, जैसे दोनों में ताहिर बादशाह और चिराग सेतलवाड दोनों ही CIO हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का स्मॉल कैप फंड इज द सेफेस्ट फंड, वन। सेकंड, अगर आप एक छोटी AMC में है, इन्वेस्ट को इतनी बड़ी AMC नहीं है, तो फंड काफी छोटा होना चाहिए, 3,000-4,000 करोड़ का होना चाहिए, 3,000-4,000 करोड़ का, ताकि एक स्टॉक 40 करोड़ का हो, 30 करोड़ का हो, बेचना हो तो एक इंसान बेच पाए। एंड चिराग सेतलवाड इज लार्जेस्ट इक्विटी AMC इज HDFC। तो ये इस आधार पे। सो दो क्राइटेरिया, इफ अ CIO is managing a small cap fund, थोड़ी सांत्वना मिलती है। बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का हो तो सांत्वना मिलती है। तीसरा, अगर फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ हो, जैसे 20-20 साल से चिराग सेतलवाड वही फंड मैनेज करे जा रहे हैं, तो फंड मैनेजर स्टेबिलिटी। और HDFC वैल्यू फिलॉसफी पे है, मतलब वो सस्ती कंपनियां खरीदती है, महंगे दौर में भी सस्ती कंपनियों की ढूंढने का प्रयास करती है। सो ऐसा। तो आप अगर स्मॉल कैप खरीद रहे हैं, आप 250 की SIP भी चालू हो गई, तो काफी सारे करें। 1,000 रुपए की SIP के बदले 250 की 4 करना, जब सब AMC स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिवर्सिफिकेशन, CIO, लार्ज AMC, डिफरेंट स्टाइल could be some criteria. चलिए, तो ये सारे क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन बड़ा दिलचस्प चर्चा आप लोगों से चल रही है, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं तो फिर आप लोगों से ये पूछेंगे कि अब कई लोग, जो लोग कोविड वाली गाड़ी छोड़ दिए थे, वो लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं। पैसा आप शुरू कर दें गाड़ी पकड़ना कि रुक जाए थोड़ा सा और, क्योंकि ये तो कोई बता नहीं पा रहा है कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा स्पेशल, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि SIP बंद कर दें क्या, क्योंकि बहुत लोग हैं जो SIP बंद कर रहे हैं, बहुत लोग जो SIP खोल रहे हैं, बहुत लोग SIP में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो हमारे साथ मार्केट के 3 बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और मोटे तौर पर ये निकल कर आए, SIP बंद करना ऐसे समय बुद्धिमानी नहीं होगी। SIP रिस्ट्रक्चर भी करना चाहते हैं या स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा एसेट एलोकेशन बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जितना पेन सहना था आप सह चुके हैं, थोड़े बहुत पेन और शायद होंगे, तो इसके बाद आप रिस्ट्रक्चर करिएगा। लेकिन एक सवाल और जो पूछना इन सारे मेहमानों से बच गया था, वो ये है कि कई लोग, जो लोग कोविड के टाइम में पैसा नहीं लगा पाए थे, या तो अस्पतालों में थे या फिर कोविड से परेशान थे, और जब तक होश आया तब तक तो बाजार कहाँ से कहाँ चला गया था, तो क्या उनके लिए एक बड़ा मौका है क्या? तो ये सवाल लेके मैं आप सभी लोगों के पास आऊँगा। सुदीप जी, इनके लिए एक बड़ा मौका है या फिर थोड़े से और रुक जाएं अभी? आप लोग क्या सलाह देते हैं या फिर आप क्या करते हैं? लक्ष्मण जी, बिल्कुल बड़ा मौका है। देखिए, 2 चीज मैं बताऊंगा, रुकने की तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो SIP का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप हर लेवल पे लेते रहोगे ताकि आपका कॉस्ट एवरेज हो जाए।
अभी नहीं, बिल्कुल मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जिनके पास, जिन्होंने एसआईपी में नहीं लगाया है पैसा, लक्ष्मण जी, वो पैसा लगा सकते कि नहीं? लक्ष्मण जी वही बात मैं कर रहा हूं। तो अगर आप क्यों रुकेंगे, मार्केट इतना जबरदस्त गिरा है, आप अभी निवेश करिए, एसआईपी चालू करिए। हाँ, अगले महीने अगर मार्केट और भी गिर गया होगा तो वहां पे भी आप निवेश हाँ, करिए। जैसे मैं पहले भी हाँ, जिक्र कर रहा था, मार्केट टर्न अराउंड करेगा, इट्स ए हाँ, सर्टेनिटी। अब अभी 15 दिन में करेगा, 2 महीने में करेगा, ये यहाँ पे डिबेट होगा, पर टर्न अराउंड तो होगा ही। तो आप निवेश करना जरूर चालू कीजिए। एसआईपी का मतलब ये है कि आप डिफरेंट लेवल पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और वही होगा अगर आप अभी एंट्री करेंगे। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना जबरदस्त गिरावट आया है मार्केट में, मार्केट का साल का सबसे लो के आसपास आ गया है। जरूर निवेश करना चालू कीजिए, इंतजार जरूर बिल्कुल। निवेश करिए, इंतजार मत करिए। फिरोज अजीज साहब, सुदीप जी ने साफ तौर से कहा कि इंतजार मत करिए, निवेश करिए। मैं इस सवाल को आगे बढ़ के पूछूं, बिल्कुल एक एसआईपी करने वाले के नज़रों से, कि मान लिया कोई 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए हर महीने का एसआईपी करना चाहता है, तो पूरे 1 लाख रुपए का एसआईपी अभी से शुरू कर दे या फिर धीरे धीरे एसआईपी की रकम बढ़ाए? लक्ष्मण सर, एसआईपी की जो भी आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स है उसको आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में अगर आपने साल में 50,000 रुपए महीने के डालने तो 6 लाख डालने हैं, वो तो किस्तों में ही जाएंगे, राइट। सो आई पूरे 50,000 की एसआईपी आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि पहला 50,000 जाएगा, फिर अगले महीने दूसरा 50 जाएगा, आपके 12 लाख 2 साल में लगने वाले हैं किस्तों में। तो वो किस्त को भी और तोड़ के किस्तों की किस्त ना करें, मेरा ये किस्तों की किस्त यहाँ पे ना कर। अनुराग जी, आपकी क्या राय है? तो लक्ष्मण जी, उसको एसआईपी इन्वेस्टर को तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करके चीजों को सिंपल रखना है। अगर वो इस ट्रैप में पड़ गए ना कि मार्केट टाइम कर लें, फिर तो काम खराब हो गया। वो तो उन्होंने किया पिछले 4 साल से मार्केट टाइम, अब वो उसका नतीजा वो अब अगले 4 साल उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे फिरोज ने वो नंबर दिए कि इंडिया का मिड कैप 40,000 करोड़, 5,000 करोड़, या जो भी नंबर था, 6,000 करोड़ स्मॉल कैप है। देखिए, ये मार्केट कैप है। आज जोमेटो जैसी कंपनी को 35 बिलियन का मार्केट कैप इंडिया दे देता है, उसका सेल्स तो 1.5 बिलियन का है हार्डली। तो ये बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं मार्केट में। सितंबर पीक पर इंडिया का मीडियन निफ्टी 500 में, मतलब 250वां स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल था 50। इंटरनेशनल मार्केट में आ जाइए, उसको 15 का मल्टीपल नहीं मिलता है, या 10 का मिलता है। यूएस मार्केट आज देख लीजिए आप, या 10 मिनट वो पहले देख लीजिए, 10-12 के मल्टीपल पे बैठे हैं सबके सब। किसी मार्केट में ऐसा नहीं होता। एक कैप्टिव कैपिटल था, इन्वेस्टर्स आते गए, खरीदते गए, सप्लाई थी नहीं, रेट बढ़ गया। मार्केट कैप मोह माया है, वो करेक्ट हो जाएगा, और वो हो रहा है। तो एसआईपी इन्वेस्टर को इस झंझट में नहीं पड़ना है कि देखिए अब इट इज गुड टू से, राइट, इट इज गुड टू से कि देखिए गिरता है तो खरीदिए। 97, 98, 99 जहां से एसआईपी रिटर्न्स बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं, तीनों साल नेगेटिव रिटर्न्स थे। सॉरी, 94, 95, 95, 96, 97, हाँ 3 साल। उसके बाद तो थोड़ा बुल रन आया। एफडी रिटर्न देता था 12% का। मार्केट फ्लैट है या नेगेटिव है, क्यों खरीदेगा? किसी ने नहीं खरीदा। आज वहां से एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं देखिए आप तो अब 10 करोड़पति हो गए होते। सब मिथ्या है। इतना आसान नहीं होता करना। तो एसआईपी इन्वेस्टर को आंख बंद करके ये एक्सपेक्टेशन रखे कि मुझे 12% मिलेगा, ऑप्टिमिज्म में, इफ इंडिया डज वेल एंड कंटिन्यूज टू वेल, व्हिच आई एम श्योर इट विल, और बस ये एलोकेशन रख के करता जाए, फिर वो इधर उधर ना देखे। अगर वो ये देखने लग गया कि मेरे पड़ोसी ने तो स्मॉल कैप में 20% बना लिया, फिर वो गया। और यही हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ में। और तभी इसीलिए इतना आसान नहीं है। देखिए, डिस्पाइट नोइंग, यू शुड नो कि पिछली जनरेशन में कितने लोग कमा पाए मार्केट से पैसा, एंड टिके रहना आसान नहीं होता। और जबकि इंडिया ने वो दौर देखा है 2009, 10, 11 से लेकर के 19 तक, अर्निंग्स ग्रोथ वाज 5% कैगर पर ईयर। 5% की अर्निंग ग्रोथ, मार्केट नियरली आपको रिटर्न बहुत बहुत कम दिए। मार्केट ने भी ऐसे ही रिटर्न दिए, 5 से 6%। कौन टिक करेगा उस टाइम पे? कोई भी नहीं। इतना आसान नहीं है। इंडिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत हाई है। एफडी अगर 8% देता है तो आपको 2-3 साल में आपका पेशेंस टेस्ट करता है वो। तो आंख बंद करें और ये 12% रखे, ये 50, 30 और 20 रख के चलने दें। अगर आप इसमें पड़े टाइमिंग में, फिर ये आपका जॉब नहीं है। जो इस समय सभी फंड मैनेजर बन गए थे पिछले 3-4 साल में, वो दैट्स नॉट द ट्रेंड। ये मेरा लिमिटेड मैसेज रहेगा। और वो भी शुक्रगुजार करिए
कि आप हिंदुस्तान में जहाँ पे इतनी ग्रोथ मिल रही है, इफ यू वर इन साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, it has not worked out. If you were in Brazil, Argentina, it has not worked out. It is only exceptional places पे ये अप्रोच वर्कआउट कर रही है. आप यूनाइटेड किंगडम के इन्वेस्टर से पूछिए, उसके लिए नहीं काम किया ये चीज. एंड आई एम श्योर कि इसीलिए हम कभी भी मार्केट में गारंटी किसी को भी नहीं दे सकते हैं. एवरीबडी लाइक्स टू जस्टिफाई बाय गिविंग यूएस एग्जांपल, बट दैट इज ओनली जस्ट वन कंट्री इन द वर्ल्ड. बाकी एग्जांपल्स उतने कारगर नहीं है. इंडिया में चल रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन भी है, तो इट वर्क्स आउट, विच आई एम श्योर इट. सुदीप जी, इसमें एक सवाल और है, चूंकि इन्होंने कहा कि पड़ोसी को मत देखिए कहाँ पे इन्वेस्ट करा, आप अपना दिमाग लगाइए और यहाँ पे पैसा लगाना है तो लगाना शुरू कर दीजिए. लेकिन समस्या ये आ रही है ना कि हर महीने जो डेटा आते हैं ना एसआईपी बंद होने के, इतनी ज़्यादा एसआईपी बंद होने की संख्या रहती है, 100% तक ये संख्या पहुँच जाती है, तो लोगों को बड़ी टेंशन होने लगती है. तो उनको ना देखें क्या, या फिर उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? ये कभी सही नहीं होगा कि आप पड़ोसी को देखिए और उसके हिसाब से निवेश करिए. आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, या तो अपने कोई एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेके निवेश करते रहिए. और जैसे फिरोज भी जिक्र कर रहा था कि आपका मंथली सेविंग्स जो है उसके साथ इसका एक लिंक होना चाहिए, और जितना आप सेव कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि आपका निवेश होता है, आपको अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है. अनुराग का बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि हर देश में एसआईपी विल वर्क फॉर यू, पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे ग्रोथ है और ग्रोथ आने वाले दिनों में भी रहेगा. देखिए, हम लोग वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं और आगे भी प्रोग्रेस होगा, ये उम्मीद है. तो इस स्थिति में अगर हम लोग एसआईपी के जरिए इंडियन ग्रोथ का फायदा नहीं उठाएंगे तो वो हमारे लिए लॉस होगा. मैं ये मानता हूं हाँ, कि हमारे लॉस है, बिल्कुल सही कहा. मार्केट के लिए ऊपर नीचे जरूर होगा. कभी आप एसआईपी को क्यों किया सोचेंगे जब मार्केट जबरदस्त गिरेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे कि अच्छा किया. ये सब चलता रहेगा क्योंकि मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे होना. ठीक है फिरोज साहब, अगर थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो सेक्टोरल के हिसाब से, आपके हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा बेट करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, पावर है, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो इसके हिसाब से अगर हमें एसआईपी फंड चुनना हो तो? बिल्कुल नहीं, एसआईपी थीमेटिक्स में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में एग्जिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. डिवर्सिफाइड में आप बने रह सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वही एसआईपी का मेन तात्पर्य है कि आप बने रहें, थीमेटिक में नहीं होना चाहिए, ताकि गोल हो 10-15 साल. तो सेक्टर ना हाथ लगाएं. बट एक चीज जो मुझे एक क्लैरिफाई करनी है कि इंडियन रिटेल इतना बेवकूफ नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं. अब मैं आपको आंकड़ा देता हूं. अक्टूबर 2021 में निफ्टी थी 18,800. अक्टूबर 2023, 2 साल बाद वापस निफ्टी घूम फिर के 26 अक्टूबर की एक्सपायरी थी 2023 की, वापस आ गई 18,800 पे. 2 साल की जीरो रिटर्न निफ्टी में ये इन्वेस्टर देख चुका है. और आप मानेंगे नहीं, किसी को मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आंकड़ा पता नहीं होगा. 11,000 करोड़ की एसआईपी थी 2021 अक्टूबर में, 19,000 करोड़ की एसआईपी थी वापस 2 साल बाद जब निफ्टी सेम लेवल पे आ गई. ये अगर आप मंथली ये आंकड़ा नहीं ट्रैक करेंगे तो ये ऐसा कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि मार्केट 2 साल तक साइडवेज जाए. निफ्टी साइडवेज गई थी, बट एसआईपी के आंकड़े 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़ पे आए थे. रोकना छोड़िए, 80% का इजाफा इन अ फ्लैट 2 years ऑफ निफ्टी, अक्टूबर टू अक्टूबर 21 to 23 चेक करा लें. सो बिल्कुल ये आपने बिल्कुल स्मार्टर देन वी थिंक ही इज. बिल्कुल. अनुराग जी, आपके हिसाब से थीमेटिक पे नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल. ये सब तो फ्लेवर होते हैं. देखिए, थीमेटिक में अगेन एंट्री भी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग की, और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है. और दोनों ही इन्वेस्टर गलत कर डालते हैं. अब डिफेंस पीएसयू में अब घुसे हैं और ये कहानी हम देख चुके हैं पहले. तो ये सब गलत है. देखिए, एसआईपी शुड नॉट ट्राई टू इट, राइट. अगर उसके अलावा करना है तो फिर वो आई मीन देखिए, कंपनीज प्रोडक्ट्स निकालती रहेंगी, बट हम सदैव इन्वेस्टर की बात करें जो टिका रहेगा मार्केट में, राइट. बाय द वे, बिल्कुल. जस्ट टू ऐड, हाँ, एक छोटा कॉन्टेक्स्ट. व्हेन आई सेड अदर कंट्रीज, उन कंट्रीज का डेमोग्राफिक उस तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उनके रिटर्न्स भी फ्लैट रहे. पार्टली वो इसलिए भी है क्योंकि वो वो कैपिटल को फॉरेन अलाउ करते हैं इन्वेस्ट करना. तो यूनाइटेड किंगडम का पैसा तकरीबन यूएस में लगा रहता है. यूके में तो अपने मार्केट में तो वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं.
तो वो भी एक रिटर्न है। इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर जा नहीं पाता है, तो इट हैज टू स्टे इन इंडिया, सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। बट डेमोग्राफिक अगले 20 साल इंडिया का जो इतना स्ट्रांग है कि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन, मीडियन एज फ्रॉम 28 29 टू 40 जब तक आता है, तब तक इंडिया के पास 20 साल हैं। तो तब तक हर कंट्री कम ग्रो कर सकता है, ज्यादा ग्रो कर सकता है, लेकिन ग्रोथ पे क्वेश्चन कभी भी नहीं है। तो ये एक टाइम जोन भी बहुत अच्छा है, जो कि इंडिया के लिए मेक और ब्रेक टाइम जोन भी है। तो दैट इज व्हाई वी कैन बिल्कुल ये टाइम जोन काफ़ी assume that some growth will happen. हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने एसआईपी कर रखा है ना, वो डेली चैनल पे या फिर चेक करते हैं अपना प्रोफाइल, तो पोर्टफोलियो तो नहीं खोलते, लेकिन देखते हैं मार्केट गिरा है कि उठ रहा है, कि उठना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक एक सवाल मैं आप तीनों से लूंगा, चूंकि समय हमारे पास कम है। सुदीप जी, मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, आपके हिसाब से उठने के चांसेस कब दिख रहे हैं, और उस चांसेस के पीछे आप क्या ठोस वजह मानते हैं? एक एक वजह बताइएगा तीनों लोग, तो ज़्यादा सटीक रहेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम वापस आना चाहिए, साथ साथ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होना चाहिए। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके साथ ग्लोबल सिनारियो में थोड़ा स्टेबिलिटी आना चाहिए। अब ट्रम्प साहब हर रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं, और उसमें बहुत वोलाटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों चीज का जो मिश्रण है, वो इंडियन मार्केट्स को हिला रहा है। तो मैं मानता हूं कि इंडिया का इंटरनल्स अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो निवेश आना शुरू होगा। अब टाइमिंग की अगर बात करें, मुझे लगता है कि Q4 के जो आंकड़े आएंगे, Q4 के जो नतीजे आएंगे, उसके बाद से इंप्रूवमेंट मार्केट पे देखना शुरू हो जाएगा। हालांकि जब हम लोग इस आवाज़ अड्डा को करते रहते हैं हर हफ्ते का आखिरी वीकडेज में, तो कई बार ये हुआ कि Q2 के आंकड़े आएंगे तब देखा जाएगा, वहाँ से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। फिर हुआ Q3 के आंकड़े आएंगे, वहाँ से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। वास करते करते अब सुदीप जी Q4 तक हमें ले गए हैं। चलिए Q4 तक इंतजार करेंगे। फिरोज साहब, आपके हिसाब से मार्केट को उठने के लिए कौन सा फैक्टर है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से फैक्टर, आई थिंक फैक्टर्स तो काफी सारे हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है। कब तक उठेगा मैं आपको मेरी वाइल्ड गेस बता हाँ देता हूँ। ये बिल्कुल, कैलेंडर ईयर, सब लोग यही सुनना चाहते हैं, कब तक उठेगा। ये हाँ, कैलेंडर ईयर अच्छा निकलेगा बाय द एंड ऑफ इट। ये उसके कई सारे कारण अच्छा हैं। एक अगर आप हाँ देखें Q3 की अर्निंग्स, मिड कैप की पता है कितनी है सर? 27% है। Q3 की 150 स्टॉक्स की मिड कैप की अर्निंग 27% है। स्मॉल कैप की 6.7% है, और 8.6 है निफ्टी की। पूरी आ चुकी है, दो कंपनियां बाकी हैं NSE 500 में। सो अर्निंग्स इतनी खराब भी नहीं है, बट मार्केट की दरदशा की वजह से लोग उस पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। इतनी एक स्टॉक 10% गिर रहा है। सो पॉइंट वन, दिस ईयर एंड will not disappoint is my 90% probability. अनुराग जी। इस पे वो याद आ गया है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो लक्ष्मण जी, देखिए अच्छा होगा ही, कुल मिला के अच्छा ही होगा। देखिए मेरे ख्याल से निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी ठीक है, वैल्यू इट्स फेयरली वैल्यूड, राइट। और इंडिया की टॉप 100 कंपनी स्ट्रांग है, और वो उससे सस्ते में मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि पैसा भी चेज कर रहा है, राइट। तो कुल मिला के FII बेचते रहे, लेकिन जैसे ही उनकी स्टेबिलिटी आती है, वो अर्निंग्स तो कंपनीज तो स्ट्रांग है, टॉप 100 कंपनीज। आई बिलीव मोर इन दैट कंपनीज। बट बहरहाल उसके अलावा जो मिड और स्मॉल है, देखिए लक्ष्मण जी, उनका करेक्शन अब अगर होता है तो हिस्टोरिकली ये इसको 4-5 साल लगते हैं फिर रिवाइवल होने में। तो वो उतना आसानी से ऊपर आता नहीं है, ये हिस्ट्री रही है। लेकिन अगर SIP इन्वेस्टर फिर से डट के कूद पड़ते हैं, तो वो वापस आ भी सकता है। बट एक चीज है कि एक और लक्ष्मण जी थोड़ा मैसेज है कि हाँ ये हाँ SIP फ्लोज आते हैं, लेकिन तभी इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इसको कुछ और लोग भी टाइम करना सीख गए हैं। भाई आप ही बायर नहीं है ना, मार्केट में कुछ सेलर्स भी हैं। तो इसको देख हाँ करके बहुत सारी सप्लाई भी आ जाती है, बहुत IPO आ रहे हैं, प्रोमोटर सेलिंग आ रही है, वो भी इसको टाइम करते हैं। आपके SIP बंद हो जाएंगे, उनका बेचना भी बंद हो जाएगा। तो ये भी आपकी सेलिंग को करेगा, थोड़ा इस पे भी नजर रखें। ब्लाइंडली मिड और स्मॉल में पैसे ना डालते जाएं, राइट। तो मेरे ख्याल से उनका करेक्शन बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि अगर वो 4-5 साल तक थोड़ा ठंडे रहें, बिकॉज दैट विल सेटल लॉट ऑफ इन्वेस्टर जो कि शॉर्ट टर्म में आए थे। एंड लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के हिसाब से बेहतर रहेगा, बिकॉज अभी के हिसाब से तो कोई रिटर्न आप नहीं कमा पाएंगे मिड स्मॉल में। लार्ज कैप ठीक है, लार्ज कैप इज गुड वेयर इट इज, इनफैक्ट सस्ता ही हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है फिरोज अजीज साहब इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन समय हमारे पास कम है। लेकिन अगला शो भी हम लोग करेंगे बहुत जल्द, तो आप लोगों को बुलाऊंगा, और बड़ा ही मीनिंगफुल डिस्कशन आप लोगों का हुआ। उम्मीद करता हूँ कि शो के बाद जो लोग SIP कर रखे हैं वो लोग SIP बंद नहीं करेंगे, और
एसआईपी को चालू रखेंगे और लॉन्ग टर्म में शायद वो अच्छी कमाई करके जाएं, जैसा कि आप लोगों ने सलाह दिया। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।